हेलो बच्चों, आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारी भाषा में कुछ ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से आगे विभाजन नहीं हो सकता। मतलब ऐसे शब्द जिनको अगर हम तोड़ें, उनके हम टुकड़े करें तो फिर उनमें उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। और मूल शब्द का मतलब, मूल मतलब रूट, जड़ जो होते हैं। तो जैसे लिख, चल, पढ़, घर, हाथ। अब इन शब्दों का इनका अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर मैं इनका टुकड़े करूँगी तो ये अलग अलग वर्ण हो जाएंगे और उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अब इन मूल शब्दों के पहले या बाद में हम अगर कोई शब्दांश जोड़ दें तो उससे जो है नए अर्थ वाले शब्द हम बना सकते हैं। अभी मैंने शब्दांश की बात की, तो ये शब्दांश क्या होते हैं? शब्दांश जो है शब्द प्लस अंश से बना है। अंश का मतलब होता है टुकड़ा, यानी ये शब्द नहीं होते, ये शब्द के टुकड़े होते हैं। फिर ये क्योंकि शब्द नहीं है तो भाषा में जो है ये स्वतंत्र शब्द की तरह काम में नहीं आते हैं। और ये किसी शब्द का अंश बनकर, कैसे अंश बन सकते हैं? या तो हम मूल शब्द के आगे जोड़ें इनको, या हम उसके पीछे लगा दें। तो ये आगे या पीछे जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं या नए शब्द बनाते हैं। फिर इनकी खास बात और क्या होती है कि जो शब्दांश होते हैं वह मूल शब्द के पहले या अंत में लगाए जाते हैं, जैसे निर, प्र, दार, य इत्यादि। अब शब्द के पहले या पूर्व में लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग, जिन्हें आप इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब जोड़ना। यानी उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व या पहले लगकर शब्द के अर्थ बदल देते हैं। दूसरी खास बात उपसर्ग की क्या होती है कि उपसर्ग निरर्थक शब्दों के साथ नहीं जुड़ते। निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों के साथ इनको नहीं जोड़ सकते। क्योंकि हिंदी एक विशाल भाषा है, तो हिंदी भाषा में अपने शब्दों के अलावा संस्कृत, अरबी, फारसी व अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों का भी बहुत प्रयोग होता है या व्यवहार में ये शब्द लाए जाते हैं। तो इन भाषाओं के उपसर्ग भी इन भाषाओं के शब्दों के साथ हिंदी में काम में लिए जाते हैं। इसलिए हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनको हम 3 वर्गों में विभाजित करके पढ़ते हैं, 3 वर्गों में बांट करके पढ़ते हैं। पहले हैं संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हैं हिंदी के उपसर्ग और तीसरे हैं विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब सबसे पहले हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनकी खास बात क्या होती है कि ये तत्सम शब्दों के साथ जुड़ते हैं। और हिंदी में जो मुख्यतः संस्कृत के 21 उपसर्ग हैं, वो उनका प्रयोग जो है हिंदी भाषा में होता है। वे उपसर्ग हैं, सबसे पहले है अति, जिसका अर्थ होता है अधिक या परे, और जैसे उसके उदाहरण हैं अत्याचार, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिमानव इत्यादि। नंबर 2 पर है अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर या अधिक। इसके उदाहरण हैं जैसे अधिकार है, अधिनायक है, अध्यादेश है, अधि प्लस आदेश, अध्यक्ष है, अधि प्लस अक्ष, और अधिगम, अधिसूचना आदि। फिर नंबर 3 पर है अनु, जिसका मीनिंग है पीछे या समान, और इसके उदाहरण हैं अनुरूप, अनुकूल, अनुकरण, अनुसार, अनुवाद आदि। 4 नंबर पर है अप, जिसका अर्थ होता है बुरा या विपरीत, और इसके उदाहरण हैं अपकार, अपव्यय, अपशब्द, अपशकुन, अपराध। 5 नंबर पर है अभि। अभि का मतलब होता है सामने या पास, तो अभिनव, अभियान, अभिप्राय, अभिवादन। 6 नंबर पर है अव, जिसका अर्थ होता है नीचा, बुरा या हीन, इसके अलावा उपयुक्त भी, और इसके उदाहरण हैं अवनति, अवकाश, अवसर, अवस्था, अवतार, अवज्ञा आदि। 7 नंबर पर है आ, जिसका मीनिंग होता है तक या से या इधर,
और उदाहरण में आजन्म, आकार, आयात, आतंक, आमरण आदि। फिर 8 नंबर पर उत, जिसका मीनिंग होता है ऊपर या श्रेष्ठ, और इसके उदाहरण है उन्नति, यानी उत प्लस नति से मिलकर बना है। उल्लेख, उत प्लस लेख। उत्तम यानी उत प्लस तम। फिर उद्घाटन, उत प्लस घाटन। उत्कर्ष, उत्सर्ग। 9 नंबर पर है उप, जिसका मीनिंग होता है पास या सहायक। उदाहरण हैं जैसे उपनाम, उपदेश, उपहार, उपचार आदि। 10 नंबर पर है दुह। ये वैसे मूल उपसर्ग है और इससे जो संधि करके दुर, दुष उपसर्ग बने हैं। इनका मीनिंग होता है कठिन, बुरा या विपरीत। उदाहरण है जैसे दुर्लभ, दुर्गंध, दुराचार, दुर्गम आदि। 11 नंबर पर है नि, जिसका मतलब होता है बड़ा या विशेष, और उदाहरण है निबंध, निदान, निवास, निधन, निपात, नियुक्त आदि। 12 नंबर पर है निहि। इसी से बने हुए निस, निश या निश, जिसका अर्थ होता है बाहर या बिना, और उदाहरण है जैसे निस्तेज, निरोग, निश्वास, निश्चित, निस्सहाय आदि। 13 नंबर पर है निर, जिसका मतलब होता है बिना, और इससे बने हैं निर्धन, निर्बल, निर्दोष, निराकार। 14 नंबर पर है आपका परा, जिसका मीनिंग होता है परे, विपरीत, पीछे या अधिक, और इसके उदाहरण हैं जैसे पराजय, पराभव, पराक्रम आदि। 15 नंबर पर है परि, जिसका मतलब होता है चारों ओर या पास। उदाहरण परिक्रमा, परिवार, परिश्रम, परिमाण, परिजन आदि। 16 नंबर पर है प्र, जिसका अर्थ होता है आगे या अधिक, और उदाहरण है प्रगति, प्रभाव, प्रदान, प्रबल आदि। 17 नंबर पर है प्रति, जिसका अर्थ होता है विपरीत या प्रत्येकोर, और इसके उदाहरण है प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिरूप इत्यादि। 18 नंबर पर है वि, जिसका अर्थ होता है विशेष या भिन्न या अभाव। उदाहरण है जैसे विदेश, विज्ञान, विशेष, वियोग, विजय आदि। 19 नंबर पर है सम, जिसका मतलब होता है अच्छी तरह, साथ या शुद्ध, और उदाहरण है सम्मान, संपूर्ण, संसार, सम प्लस सार, संगम, सम प्लस गम, संदेश, सम प्लस देश, संबंध, सम प्लस बंध। और 20 नंबर पर है सु, जिसका मतलब होता है अच्छा, सरल या विशद। इसके उदाहरण है सुगंध, सुमार्ग, सुचरित्र, सुशील, सुशिक्षित, सुकर्म। अब मैंने आपको बोला था 21 हैं और ये टोटल हो रहे हैं 20। इसमें से जैसे बेटा ये जो हमने पढ़ा था दुह और दुर, दुष, इनको हम अलग करके कर देते हैं, यानी दुह से अलग और दुर, दुष से अलग, तो ये टोटल 21 हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे की वीडियो में हम हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्गों को पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे।